हेलो फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इससे एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। तो आइए शुरू करते हैं। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड या फिर जापान? तो हम सबको पता है जो नीति निदेशक तत्व हैं इनको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। तो नीति निदेशक तत्व जो है इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बाकी यहाँ पे अमेरिका के संविधान से भी हमने लिया। अमेरिका के संविधान से हमने लिए मौलिक अधिकार। अगर बात करेंगे मौलिक अधिकारों की तो वो हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, ये भी हमें याद रखने हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से लिए गए मौलिक अधिकार। ब्रिटेन के संविधान से जो हमारी संसदीय व्यवस्था है वो हमने ली है। जो संसदीय व्यवस्था है वो हमारी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए हैं। आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व लिए हैं, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों को किस भाग में रखा गया है? किस भाग में नीति निदेशक तत्वों को रखा गया है ये पूछ रहे हैं। भाग 2, 3, 4 या 5? जो नीति निदेशक तत्व है वो हमारे भाग 4 में रखे गए। भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों को रखा गया है। बाकी जो भाग 3 है इसमें हमारे मौलिक अधिकार हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि मौलिक अधिकार का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं वो भाग 2 के अंतर्गत आते हैं। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों को रखा गया है। एक चीज और हमें यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, जो हमारे नीति निदेशक तत्व हैं वो भाग 4 के अंदर कौन से कौन से अनुच्छेद तक आते हैं, इनका जो अनुच्छेद है वो भी याद रखना रहेगा। अनुच्छेद 36 से 51। ये जो अनुच्छेद 36 से 51 है ये नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से 51 जो है वो नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। बाकी जो भाग 2 है वो नागरिकता से है। भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से। ये सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्व हैं वाद योग्य और गैर वाद योग्य। तो वाद और गैर वाद में डिफरेंस क्या है? वाद योग्य वो होते हैं जिनके संरक्षण के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, जिनका संरक्षण हमें कोर्ट से मिलता है, सुप्रीम कोर्ट से मिले या फिर हाई कोर्ट से मिले, वो वाद योग्य होते हैं। और गैर वाद योग्य, इनका संरक्षण जो है वो हमें न्यायपालिका से प्रोवाइड नहीं होता, लेकिन वाद योग्य जो होते हैं उनका संरक्षण सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। तो जो हमारे मौलिक अधिकार है वो वाद योग्य है। जब भी नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे तो उनको मौलिक अधिकारों से कंपेयर करते चलेंगे। जो हमारे मौलिक अधिकार है वो वाद योग्य हैं, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन जो नीति निदेशक तत्व हैं वो गैर वाद योग्य है, यानी कि वो वाद योग्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि ये गैर वाद योग्य है, बी। मतलब इनके खिलाफ हम किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश है? जब भी क्वेश्चन आएगा कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का, तो सीधे राज्य के नीति निदेशक तत्व को हम देखेंगे। अब होता क्या है ना, यहाँ पे तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं नीति निदेशक तत्व, तो हमें इसका आंसर पता चल जाएगा कि चलो यही होगा। लेकिन जब एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है ना तो हम प्रस्तावना में और नीति निदेशक तत्व में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्हीं दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की अगर बात करेंगे तो राज्य के नीति निदेशक तत्व ही इसका आंसर होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया एक समान कार्य के लिए समान वेतन एक क्या है? ये मौलिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है या फिर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये नीति निदेशक सिद्धांतों का एक अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन मतलब स्त्री और पुरुष को समान वेतन। हमारा जो अनुच्छेद 39D है ये याद रखना पड़ेगा। इसमें ये चीज कही गई है कि स्त्री और पुरुष को समान वेतन मिलना चाहिए। तो समान कार्य के लिए समान वेतन की जब बात होगी तो हम अनुच्छेद 39D को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकारों को आदेश देता है? ग्राम पंचायतों के गठन, जब भी ये आप देखोगे तो ये तो एक राज्य का नीति निदेशक तत्व ही है। ये कौन सा नीति निदेशक तत्व है? ये अनुच्छेद 40 में आता है। ग्राम पंचायतों का गठन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये आता है अनुच्छेद 40 में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है और आगे भी आता रहेगा। अनुच्छेद 40 में आता है ग्राम पंचायतों का गठन। और बाकी जितने भी अनुच्छेद है ना, ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है या फिर ये सारे नीति निदेशक तत्व है और ये सारे बहुत महत्वपूर्ण है। इनको भी एक बार देख लेते हैं। जो अनुच्छेद 44 है ये है समान आचार संहिता। समान आचार संहिता जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान आचार संहिता आता है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 48 में क्या आता है? कृषि एवं पशुपालन। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 50 जो है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी इसमें है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण। मतलब दोनों अपने अपने जोन में काम करें। मतलब कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अपने अपने दायरे में रह के काम करें, आपस में इनके बीच कोई तान ना हो। ये चारों ही बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 40, 44, 48 और 50। नेक्स्ट देखते हैं। जो मनरेगा कार्यक्रम है उसका संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से, या फिर ये कहो कि जो मनरेगा कार्यक्रम है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जा रहा है? वो है अनुच्छेद 43। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही इसको याद रखना है। अनुच्छेद 43 जो है मनरेगा से संबंधित है। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि मनरेगा चर्चा में रहता है तो फिर से कभी आ सकता है। ये अनुच्छेद 43 जो है वो मनरेगा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? श्रमिकों की पहले प्रबंधन में भागीदारी नहीं होती थी, लेकिन बाद में जो 42वां संविधान संशोधन था ये 1976 में हुआ था। तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उसमें इन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो श्रमिक हैं उनको भी प्रबंधन में भागीदारी उनकी भी सुनिश्चित की जाए। तो ये अनुच्छेद था 43A। एक नया अनुच्छेद 43 जो था उसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 43A नाम से, और फिर ये चीज पॉसिबल हुई। तो इसका सही आंसर होगा 43A। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करना किस अनुच्छेद से आता है? 43A से आता है। और ये हुआ कब था? ये इसके साथ जो इसका संविधान संशोधन, ये भी बहुत जरूरी है। 42वें संविधान संशोधन से चीज हुई थी। 42वें संविधान संशोधन से डीपीएसपी में बहुत चीजें चेंज हुई है, आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल 43A देख लेते हैं। श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी जो है 43A ही सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनमें से कौन सा है जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ये देखो आप, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात हो रही है। या तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पूछेगा या फिर अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात करेगा। जो इंडिया के फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशन है या जो फॉरेन रिलेशन है इंडिया के, अंतरराष्ट्रीय संबंध है, उससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो वो है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है वो फॉरेन रिलेशन से या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, फॉरेन कंट्रीज के साथ, या फिर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से भी इसी को संबंधित मानते हैं। तो ये है अनुच्छेद 51। ये भी आपको याद रखना। निम्न में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया? ये पूछ रहे हैं आप, क्वेश्चन समझो। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में कई सारे जोड़े गए थे नए नए, तो कौन सा नहीं जोड़ा गया था ये पूछ रहे हैं। शोषण से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा, ये तो जोड़ा गया था। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता का मतलब कोई एफआईआर हुआ है और उसको पुलिस ने अरेस्ट किया और उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपना वकील कर पाए, तो उसको सरकार की तरफ से वकील दिया जाएगा। इसको कहते हैं निःशुल्क कानूनी सहायता। सरकार उसको निःशुल्क कानूनी सहायता देगी। ये आर्टिकल 39A में आता है। ये याद रखने वाला आर्टिकल है। इसको कहते हैं समान न्याय, कि न्याय सबके लिए समान होना चाहिए, और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये आर्टिकल 39A में है। ये भी 42वें में ही जोड़ा गया था। और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी थी वो आर्टिकल 43A में जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन से। वही चीज यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से। तो ये तो हम देख चुके हैं, जो कि इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा था 43A में जोड़ा गया है, तो ये 43A में जोड़ दिया गया है। अब ये बचता है समान आचार संहिता। तो जो समान आचार संहिता है ये हमारा मूल संविधान में था। जब मूल संविधान बना था उसमें जो डीपीएसपी लिखी गई थी उनमें समान आचार संहिता ऑलरेडी मौजूद था। ये किसी संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया है, ये ऑलरेडी था संविधान में पहले से। तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट। इस क्वेश्चन को आप दोबारा से समझ लेना कि 42वें संशोधन से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं जोड़ा गया है। तो जो समान आचार संहिता है वो पहले से मौजूद था, वो नहीं जोड़ा गया है, बाकी ये तीनों जोड़े गए हैं। इसमें से 2 के आर्टिकल आपको याद रखने पड़ेंगे। 39A जो है वो निःशुल्क कानूनी सहायता है, और 43A जो है वो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
निम्न में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है जो संविधान में बाद में जोड़ा गया, मतलब मूल संविधान में नहीं था? तो ग्राम पंचायतों का गठन, ये हमको पता है आर्टिकल 40 है और ये मूल संविधान में था। समान आचार संहिता हमको पता है आर्टिकल 44 है। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में आता है, ये तो हमें याद हो गया इतनी देर में। ये मुफ्त कानूनी सलाह है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो मुफ्त कानूनी सलाह है, निशुल्क कानूनी सहायता 39A के अंदर जोड़ी गई है, वो 42वें संशोधन से जोड़ी गई है। तो ये जो मुफ्त कानूनी सलाह है ये बाद में जोड़ा गया है, बाकी सारे पहले से थे। ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध और ये सारे, जो कृषि एवं पशुपालन वाला था ना आर्टिकल 48, वो जो एक डीपीएसपी था कृषि एवं पशुपालन वाला, उसमें ये गोवध निषेध भी उसी में आएगा। तो मुफ्त कानूनी सहायता को बाद में जोड़ा गया। निम्न में से कौन सा नीति निदेशक तत्व है, इनमें से कौन सा नीति निदेशक तत्व है? प्रेस की स्वतंत्रता, ये तो मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता, ये भी मौलिक अधिकार है। विधि के समक्ष समानता, ये भी मौलिक अधिकार है। ये जो समान आचार संहिता है, ये है नीति निदेशक तत्व, क्योंकि विधि के समक्ष समता भी मौलिक अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सारे मौलिक अधिकार है। तो समान आचार संहिता जो है ये एक नीति निदेशक तत्व है। ये आता किसमें है? ये आता है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में, ये आपको रट लेना है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? पहले तो आप इस लाइन का मतलब समझो कि राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत है एक चेक है, बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि आपने चेक लगाई और बैंक आपको पेमेंट करे ही करे। अगर बैंक के पास है पैसा तो आपको पेमेंट करेगी, नहीं है तो पेमेंट नहीं करेगी। बैंक अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट करेगी। मतलब जो बातें मौलिक अधिकारों में कही गई हैं, इसको हम मौलिक अधिकारों से कंपेयर करके देखेंगे। जो भी चीजें हमें मौलिक अधिकारों में दी गई हैं, जो भी अधिकार हमें मौलिक अधिकारों के तहत दिए गए हैं, वो हमें मिलने ही मिलने हैं। अगर नहीं मिलेंगे तो वो कोर्ट में प्रवर्तनीय है, जिसको कहते हैं ना, वो न्यायालय में प्रवर्तनीय है। अगर हमें हमारे मौलिक अधिकारों को कोई छीनेगा तो हम कोर्ट में चले जाएंगे। लेकिन जो नीति निदेशक तत्व हैं, ये भी एक तरह के मौलिक अधिकार हैं। ये भी नागरिकों को ही देने के लिए बनाए गए हैं। इनके खिलाफ आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। अगर आपको चाहे सरकार तो दे दे, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। तो ये बात किसने कही थी? ये कही थी बी आर अम्बेडकर ने, के एम मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर के टी शाह ने? तो इसका सही आंसर होगा के टी शाह। ये बात कही थी के टी शाह। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास।